हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सभी स्टूडेंट्स एक पोर्टल के सामने खड़े थे, जिस पोर्टल के अंदर उनकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली थी। उस पोर्टल के ऊपर लिखा था सीक्रेट रेल्म डीप इनसाइड द डार्क फॉरेस्ट, लेवल 10 to 13, डिफिकल्टी इजी, हार्ड एंड नाइटमेयर, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड 1 to 5। Note, there are cat monsters and minotaurs inside the forest. They like eating human flesh. Remaining time 30 seconds। और हमें पता चलता है कि इस टेस्ट को क्रिएट किया था डीमन यांग ने। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद सारे बच्चे बात करने लगते हैं। डीप इनसाइड द डार्क फॉरेस्ट, ये तो बहुत डेंजरस है। क्या वहाँ पर कैट मॉन्स्टर्स और मिनोटॉर्स है? फिर एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है कैट मॉन्स्टर्स तो बहुत अजाइल होते हैं, उन्हें हराना मुश्किल जाएगा, और मिनोटॉर्स उनकी स्किन बहुत थिक होती है। एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट एक साथ एक पार्टी में अंदर जा सकते हैं वो उस मैप की डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है। यूजुअली प्रीवियस एग्जाम्स में वो 3 थी, इस बार वो 5 है। लगता है इस बार का मैप पिछले साल से और मुश्किल होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है एमसी के होम रूम टीचर बहुत सीरियस होकर स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे थे। वो बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखो, तुम्हें अपने एबिलिटी से ज्यादा मैप की डिफिकल्टी नहीं रखनी। अगर तुम्हें कोई भी सीरियस इंजरी हो जाती है जो तुम्हारे पास रिटर्न स्क्रॉल है, तुम उसे इमीडिएटली यूज करोगे। अगर तुम इस मैप में मर गए तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। तो केयरफुल रहो। डेंजरस सिचुएशंस में तुम्हें बस जिंदा वापस आने के बारे में सोचना चाहिए। चाहे तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, लेकिन तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है 30 सेकंड्स का टाइम खत्म हो जाता है। उनके टीचर बोलते हैं टाइम्स अप, सभी लोग तैयार हो जाओ। टाइम खत्म होने के बाद सभी बच्चों के सर पर एक मैजिकल सर्कल आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स डार्क रेल्म में ट्रांसफर होने लगते हैं। फिर हमें मैसेज मिलता है एंटरिंग इन द मैप। अब स्टेडियम में बस इंस्ट्रक्टर्स रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बाहर स्टेडियम में ऑडियंस सभी स्टूडेंट्स को फाइट करते हुए देख रही थी, उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रही थी। हमें कुछ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। उनमें से एक हमारा एमसी भी था। उसकी इंफॉर्मेशन सामने आती है जाओ यी, सेंट नाइट, डिफिकल्टी चैलेंज नाइटमेयर, नंबर ऑफ पार्टी मेंबर्स 1। अब हमें पता चलता है कि एमसी ने नाइटमेयर डिफिकल्टी चुनी है और वो अकेला अंदर गया है। यहाँ पर सभी ने अपने स्किल सेट और अपने एबिलिटी के बेसिस पर पार्टी मेंबर्स को चुना था, या फिर कुछ लोग अकेले ही अंदर गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है ऑडियंस में एक लड़का बोल रहा होता है एज एक्सपेक्टेड ऑफ फेलाइट क्लासेस, सभी लोग अकेले गए हैं। इस साल बस 2 ही पार्टीज बनी है, बाकी लोग अकेले लड़ने के लिए अंदर गए हैं। अगर तुम सोलो अंदर जाते हो तो तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा जब तुम मॉन्स्टर्स को हंट करोगे, लेकिन पार्टी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोलो अंदर जाओगे तो मरने का खतरा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए कुछ सीनियर मेंबर्स ही सोलो जाने की हिम्मत कर पाते हैं। फिर ऑडियंस में से एक लड़की चिल्लाकर बोलती है देखो वो जाओ ये है ना। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जंगल में चल रहा था, उसके पीछे बहुत सारे रेड आइज चमक रहे थे। फिर ऑडियंस में सब बोलने लगते हैं उसने सोलो चैलेंज किया है नाइटमेयर डिफिकल्टी के साथ। फिर हमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दिखाया जाता है जिनका नाम था टाओ। वो गुस्से में आकर बोलते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक सेंट नाइट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट कैपेबिलिटीज होती है, तो जाओ यी ने अकेले जाना क्यों चुना? कोई भी पार्टी उसे अपने साथ शामिल करने के लिए मना नहीं करती, और उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी चूज की है जिसमें डेथ रेट सबसे ज्यादा 40% है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं हेडमास्टर लू, इस बार सिटी काउंसिल ने जाओ यी को बहुत सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि वो एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स ला पाए। लेकिन अगर इस मैप में जाओ यी की डेथ हो जाती है तो जियांग सिटी गवर्नमेंट पर एक बुरा पब्लिक ओपिनियन हिट कर सकता है। इसके बर्ताव से तो लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए जो भी किया है उसकी तरफ ये इग्नोर कर रहा है। डायरेक्टर को परेशान देखकर हेडमास्टर उन्हें बोलते हैं चिंता मत कीजिए डायरेक्टर जांग, जाओ यी कुछ सोचे बिना ऐसा डिसीजन नहीं लेगा, जरूर उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड होगा। फिर हमें फॉरेस्ट में दिखाया जाता है बहुत सारे रेड आइज, मतलब बहुत सारे मॉन्स्टर्स किसी का पीछा कर रहे थे। वह कोई और नहीं हमारा एमसी था। वो उनकी तरफ गुस्से से देखता है और अपना वेपन बाहर निकालने लगता है।
वो जैसे ही अपना वेपन बाहर निकाल लेता है, एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। फिर अपना एमसी बोलता है, गुड टाइमिंग। ऐसा बोलकर वो एक ही वार में उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हमें उस वेपन के बारे में बताया जाता है, जो था एक सिंगल ब्लेडेड एक्स। वो ब्रॉन्ज 2 स्टार वेपन था, जिसको एक्वायर करने के बाद स्ट्रेंथ +7 हो जाती है और एजिलिटी -2। उस वेपन की ताकत बहुत ज्यादा थी। एमसी उस वेपन के साथ सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। फिर हमें हमारे एमसी के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ थी 45, कॉन्स्टिट्यूशन 51, एजिलिटी 43, इंटेलिजेंस 52। वो अपने मन में बोलता है, इस एक महीने में मैंने लेवल 10 रीच कर दिया। मेरे एवरेज स्टैट पॉइंट्स 47 तक रीच कर गए हैं, जो इक्वल है लेवल 13 के। मुझे लगता है इन स्टैट्स के साथ पूरे सुकोंग डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप रैंकिंग एग्जामिनीज में आ सकता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं हमारे एमसी को वो कैट मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कोई उस पर अटैक नहीं कर रहा होता। फिर हमारा एमसी बोलता है, अगर तुम लोग मुझ पर अटैक नहीं करोगे तो मैं तुम पर अटैक करूंगा। इतना बोलने के बाद हमारा एमसी उन पर अटैक करने लगता है। वो अपनी वेपन ब्लेसिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी वेपन ब्लेसिंग स्किल अब लेवल 4 की हो चुकी है, जो एक ग्रेड सी की स्किल है। उसके इस स्किल को एक्टिवेट करते ही उसका वेपन गोल्डन ऑरा में चमकने लगता है। वो जैसे ही अपने वेपन को घुमाता है, उसके बीच में हर एक मॉन्स्टर आधे हिस्सों में कट जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, एस ग्रेट टैलेंट प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड एंजल के इफेक्ट की वजह से मेरे सेंट नाइट एक्सक्लूसिव स्किल वेपन ब्लेसिंग की ताकत भी बहुत बढ़ चुकी है। मेरे सिंगल बेड एक्स की ताकत अब 21 पॉइंट्स से बढ़ चुकी है। शायद इस तरह के पावर को देखकर अदर स्टूडेंट्स मुझसे जल रहे होंगे। इस एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी हमारे वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो वेपन बिलो 3 स्टार होना चाहिए, लेकिन मेरे इन बफ्स के साथ मेरी एक्स 5 स्टार ब्रॉन्ज वेपन के बराबर हो चुकी है। मेरे हर स्टैट्स यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। जब अपना एमसी ये सब बोल रहा था, उसे पीछे से 3 मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं। फिर अपना एमसी ब्लेड ऑफ प्योर वाइट का इस्तेमाल करता है, जिसकी एक ही वार से वो तीनों मर जाते हैं। ये सब बाहर से ऑडियंस देख रही थी। वो बोलती है, जायो ने तो बिल्कुल सही वक्त पर अपनी स्किल एक्टिवेट कर ली। वो बहुत शार्प है। उसने बहुत एग्जैक्ट मोमेंट पर उन पर अटैक किया। फिर अपना एमसी एक मॉन्स्टर का टूटा हुआ हाथ पकड़ लेता है और उसमें ब्लेड ऑफ प्योर वाइट की पावर डालता है और अपने मन में बोलता है, मैंने ब्लेड ऑफ प्योर वाइट को 5 लेवल तक बढ़ा दिया है, और जब मैं उसे अपने प्रोटेक्शन ऑफ सीक्रेट एंजल बफ के साथ यूज करता हूँ, उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। वो इंस्टेंटली किसी भी लो लेवल मॉन्स्टर को मार सकता है। ये बोलकर उस मॉन्स्टर का टूटा हुआ हाथ वो एक दूसरे मॉन्स्टर को फेंक कर मारता है, जिसके एक ही वार से वो दूसरा मॉन्स्टर मर जाता है। फिर ऑडियंस चिल्लाने लगती है, इनक्रेडिबल, सीनियर जाओ तो इन मॉन्स्टर को आसानी से मार रहा है। फिर एक दूसरा लड़का बोलता है, मैंने इस सिंगल ब्लेड एक्स को एक ट्रेड सेंटर में देखा था। यह बहुत हैवी है, लेकिन सीनियर जायो को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो उसके साथ खेल रहा है। क्या उसने सारे फ्री पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिए? वहाँ पर बैठे हुए एक टीचर बोलते हैं, नहीं, जरा ध्यान से देखो, उसकी स्पीड कैट मॉन्स्टर से भी ज़्यादा है। और उसके साथ सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसकी मैजिकल पावर, उसकी इंटेलिजेंस भी कम नहीं है। उसके वार करने का स्टाइल, जिस तरह से वो एक्स चला रहा है, उसके अटैक पावरफुल तो है ही, पर उनमें प्रिसाइज मूवमेंट्स भी है। ऐसा लग रहा है कि वो एक कॉम्बैट जीनियस है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक दूसरे क्लास के होमरूम टीचर हमारे एमसी के क्लास के होमरूम टीचर को देखकर बोल रहे होते हैं, इस तरह का बेहतरीन टैलेंट क्लास 5 में क्या कर रहा है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं, जाओ यिंग की कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपना सारा स्टेमिना कैट मॉन्स्टर के पहले वेव में वेस्ट कर दिया। उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी चूज की है। इसमें सिर्फ स्टेमिना या पावर होना काफ़ी नहीं है, उसे अच्छी स्ट्रैटेजीज भी बनानी चाहिए, क्योंकि नाइटमेयर डिफिकल्टी में मॉन्स्टर्स लार्ज क्वांटिटी में आते हैं। नाइटमेयर डिफिकल्टी में अच्छे मेजेस भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैजिकल एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो जो एक्स यूज कर रहा है, उसका वेट भी उसे बहुत इफेक्ट कर रहा है। उस एक्स को एक बार या 2 बार घुमाना तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा,
लेकिन जब वो उसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यूज करेगा तब उसे उस एक्स की हैवी वेट फील होने लगेगा। जब डायरेक्टर यह सब बोल रहे थे, अपना एमसी एक्स जमीन पर रखकर वहीं पर बैठ गया था। तब उन्हें लगता है कि अपने एमसी का स्टैमिना खत्म हो चुका है। वो बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही उसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा, उसमें थोड़ी भी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, इतनी भी नहीं कि वो अपने एक्स को होल्ड कर पाए, और सारे कैट मॉन्स्टर्स उसे मार देंगे। फिर हमें दिखाते हैं एक कैट मॉन्स्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप अपने एमसी की तरफ जाने लगता है। वो सारे उस पर अटैक कर रहे थे। उसने फर्स्ट वेव को तो मार दिया, लेकिन यह सेकेंड वेव थी जो उस पर अटैक कर रही है। अपना एमसी अभी भी टिका हुआ है। वो अपने एक्स के साथ पावरफुल अटैक्स करता है और उन कैट मॉन्स्टर्स को आसानी से मारने लगता है। वो अलग अलग अटैक कर रहा था, अपना वाइट ब्लेड अटैक, फिर एक्स से अटैक कर रहा था। जब वो मॉन्स्टर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना सबसे पावरफुल अटैक ब्लेड ऑफ प्योर वाइट का इस्तेमाल करता है और एक ही वार में सबको मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी एक्स जोर से घुमाकर फेंकता है। फिर वो सारे मॉन्स्टर्स को मारकर फिर से एमसी के पास आती है। एमसी उन मॉन्स्टर्स को इस तरह से मार रहा था कि वो उनके साथ खेल रहा है। वो सारे मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देता है। अभी 2 वेव्स खत्म हो चुके हैं नाइटमेयर डिफिकल्टी में। जब वो सारे मॉन्स्टर को मार देता है, उसके पीछे एक ब्लू पोर्टल ओपन होता है। वो उस पोर्टल के पास जाता है और उससे अंदर जाने लगता है। फिर अपना एमसी बोलता है ये नेक्स्ट लेवल की एंट्रेंस है। फिर जैसे ही अपना एमसी नेक्स्ट लेवल पर जाता है, वो देखता है वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कैट मॉन्स्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारा एमसी कितना ताकतवर है। वो थोड़ा भी पीछे हटे बिना उनके सामने चला जाता है। तो दोस्तों, अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।